हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ सभी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ जो भी हमारे यहाँ पर यूपीएससी या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ स्पेशल एडिटोरियल सेक्शन, साथ में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट और सभी जो आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के जो भी न्यूज़ होते हैं वो भी मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करती हूँ। उसके साथ में हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं और जो भी हमारे यहाँ पर स्टैटिक जो रहता है उसे यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज जो है वो हमारा आज का कोट है कि फॉरगेट योर एज इफ़ यू हैव ड्रीम्स टू अचीव, यू आर स्टिल यंग। मीन्स अपने सपनों को पूरा करने की देखिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उसकी एज नहीं है। आप जब चाहे तब उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब तो उम्र निकल गई, अब तो ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की, जैसे यूपीएससी है, तो आपको पता है कि उसमें एज लिमिट तो होती ही है, बट फिर भी आपके पास में बहुत समय होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। तो समय को यूटिलाइज़ कीजिए हर तरह से, जो आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस तरह से उस चीज़ को आपने लेकर के चलना है। ठीक, तो ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरी तो स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई या मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में तो मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। देखिए यूपीएससी डिमांड्स द एवरेज स्टूडेंट्स, आपको एवरेज नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, वही स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी रिग्रेट्स माइंड में नहीं रखना है कि मेरे साथ तो लाइफ में ये हो गया और मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मेरी 10th में परसेंटेज कम थी, 12th में मैंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था, या ग्रेजुएशन टाइम में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फ़न करता था और मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने बहुत समय गंवाया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अभी भी बहुत समय है अगर आप सीरियस होकर के बैठ जाएं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। बोला व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पोर्टल रिकमेंडेशंस एंड नॉमिनेशंस ऑफ ऑल ऑफिशियल अवार्ड्स। क्या नाम है इसका? भारत पोर्टल, राष्ट्रीय पोर्टल, आत्मनिर्भर पोर्टल या इंडिया अवार्ड्स पोर्टल। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने। तो ऑप्शन है जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा, कल्याण सिंह या शिवराज पाटिल। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पर जैसा कि आप सबको पता है कि वीडियो के एंड में मैं पहले आंसर्स दिया करती थी, अभी मैं जो आपको आंसर है वो आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि जो आपका फाइनल हुए हैं चेस ओलंपियाड का, जो 44 चेस ओलंपियाड हुआ है, उसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी मेंस कैटेगरी में उज़्बेकिस्तान यहाँ पर जो है वो टॉप पर रहा, फिर आर्मेनिया, एंड थर्ड पोजीशन जो है वो इंडिया को मिली। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। तो ये है फर्स्ट जो रहे हैं हमारे नॉर्डिबिक, इनका नाम आपने याद रखना है। विमेन में जो है वो यूक्रेन फर्स्ट रहा, जॉर्जिया सेकंड एंड इंडिया अगेन यहाँ पर थर्ड नंबर पर रहा। तो आप बाकी मेडल टैली में देख सकते हैं कि जो डी गुकेश हैं वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप इनके पॉइंट्स के हिसाब से भी, तो वो आपको याद में रखना है। ठीक, बाकी यहाँ पर गोल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंडियन मैन परफॉर्मर रही। विमेन कैटेगरी में जो है वो तानिया सचदेव की जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ है कि न्यू प्राइवेसी फीचर ऑन व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आ रहा है। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अगर आपको कोई ग्रुप लीव करना है तो आप साइलेंटली उसको लीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर प्राइवेसी फीचर जो है वो लाया जा रहा है। आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं किसको आपको चूज़ करना है और किसको नहीं। नेक्स्ट है कि कस्टम्स डिपार्टमेंट टू गेट पैसेंजर डेटा। तो कस्टम डिपार्टमेंट को अब जो एयरलाइंस है वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देगी ताकि कोई प्रॉब ऑफेंसेस ना हो सकें। ठीक, तो उसको आपने याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये एयरलाइंस को अब ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आप पूरा अपने पैसेंजर्स की डिटेल दें। तो कस्टम्स डिपार्टमेंट प्रिवेलिंग ऑफेंसेस एंड
प्रो सिक्योरिटी ऑफेंडर्स अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962, उसके तहत ये चीज़ें जो है वो की जाएंगी। कोई भी डोमेस्टिक फ़्लाइट है या इंटरनेशनल फ़्लाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपकी होंगी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स का रिकॉर्ड होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये 2022 की रेगुलेशन के तहत जो है वो चीज़ें की जा रही हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो कस्टम्स एक्ट 1962 को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेव ऑफ पेट्रियोटिज्म मीन्स यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम हैं कौन, अरविंद केजरीवाल साहब, इन्होंने यहाँ पर 500th नेशनल फ्लैग जो है वो अनफ्लर किया है और बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कैपिटल में जो है वो तिरंगा लहराया गया, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिटी का फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क जो है वो यमुना फ्लड प्लेन पर बनने जा रहा है। बेसिकली क्या बोला जा रहा है, सिटी कौन सी सिटी, तो ये दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो बोल रहे कि ओवर 25,000 स्पेशल वेराइटीज़ ऑफ बैम्बू सैपलिंग्स जो है वो उनको प्लांट करने की बात की जा रही है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने ट्यूसडे को ये चीज़ जो है वो कही, उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो यहाँ पर रख दिया है। थीम पार्क का टाइटल रहेगा बानसेरा एंड ये यमुना फ्लड प्लेन में हमें देखने को मिलेगा। बोला कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर क्या एक प्रेस नोट में बताया कि 25,000 स्पेशल वेराइटी के बैम्बूज यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो जो कहाँ से लिए गए, असम से लिए गए हैं और उनको इस पार्क में जो है वो लगाया जाएगा। तो रिच बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, फ्लड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी निकल के यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट देखिए, तो कल था आपका ट्राइबल डे, तो यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल सेलिब्रेशन यानी कि ट्राइबल जो इंटरनेशनल ट्राइबल डे है उसको यहाँ पर मनाया गया। तो ये उसके रिगार्डिंग कुछ इमेजेस हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल सेक्शन में हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट आज क्या है, तो क्या बोला गया कि विड्रॉल ऑफ डेटा बिल वॉज बैड मूव। बेसिकली किया गया है, देखिए जो भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था उसे जो है वो यहाँ पर विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर राइटर ने क्या बोला है, बैड मूव जो है वो इसको बताया है। तो बोल रहे हैं कि इन सरप्राइज डेवलपमेंट लास्ट वीक द गवर्नमेंट withdrew the personal data protection PDP bill 2019, thereby abruptly halting the country's quest for the national data protection law and had been in the works of 5 years। तो इसको 5 साल लग गए थे। तो आप सोचिए कि इसको फिर से जो है वो विड्रॉ कर लेना एक कैसा ड्रास्टिक स्टेप है, उसके बारे में पूरा बताया जा रहा है। बोल रहे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, बोले कि कुछ भी इलैबोरेट नहीं किया गया कि क्या इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क रहेगा, कुछ भी उसको बताया नहीं गया। तो गवर्नमेंट जो है वो इनैक्ट कर सकती है फ्रेश प्राइवेसी लेजिस्लेशन को और अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर के आ सकती है, जिसमें सभी यानी पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा सब चीज़ें रहेंगी। आपको पता है कि डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, न्यू ऑयल। आप एक चीज़ समझिए, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ जो है वो कार्ट में रखी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ बुक। मान लीजिए आपको बुक खरीदनी है, लक्ष्मीकांत खरीदनी है आपको, तो लक्ष्मीकांत जो है वो आपने कार्ट में सेव करके रख ली। अब आप यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब पर भी आपको उस बुक की ऐड आ रही है। आपने शूज़ रखे थे तो शूज़ देख करके आपने उसमें विश लिस्ट में ऐड करके रख दिए, तो वो आपको शूज़ आ रहे हैं, वहाँ पर शो हो रहे हैं अलग अलग साइट्स पर। तो ये क्या हो रहा है, फेसबुक पर शो होगा, वो चीज़ें आपको हर जगह पर शो हो रही हैं, यानी कि हमारे डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वैसे ही आप देखिए डेटा जो है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके ज़रिए हम इलेक्शन तक जीत सकते हैं। तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ये कंपनीज इतना मुनाफा कमा रही हैं क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें यही शूज़ चाहिए, तो वो हर साइट पर जो है वो हमें वो दिखाएगी और हमारे माइंड में एक अर्ज क्रिएट होगी कि नहीं मुझे खरीदने हैं और मैं उसको खरीदूंगी। तो ये माइंडसेट के साथ में खेला जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है कि इट कुड बी सबज्यूम डेटा प्रोटेक्शन अंडर ऑन गोइंग अटेम्प्ट्स और रिवाइजिंग द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, उसको रिवाइज कर सकते हैं या कुछ भी यहाँ पर चीज़ें लेकर के आ सकते हैं। बोल रहे हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है वो किसके ऊपर फोकस करता है, कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन इन द डिजिटल स्पेस, ठीक है। तो कंपटीशन एंड इनोवेशन डिजिटल स्पेस में यहाँ पर बात करते हैं। मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर है वो ऐसी चीज़ों को नहीं करता, वहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी गई। तो मिनिस्ट्री का जो आर्बिट्रेशन है
जो एट्रीब्यूशन है वो इस विड्रॉल से लेकर के जो भी जेपीसी रिपोर्ट है इज ऑल्सो एट द ऑड्स, वो भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड प्रपोज द अमेंडमेंट ऑफ जेपीसी। अच्छा, अब ये रिकमेंड नहीं करते विड्रॉ द पीडीपी बिल इन फेवर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। तो उसकी वजह से ये जो क्लैरिटी नहीं है इसके बीच में, वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन करके हमारे सामने आ गया है कि कब इसको हम पास करेंगे, कितना इसमें समय लगेगा। पहले से ही 5 साल ले चुके थे, अब और ज़्यादा कितना समय लेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई नहीं की गई हैं। तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब अफर्म किया था कि प्राइवेसी जो है वो आपका हिस्टोरिक कौन सा केस आया, केस पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था 2017 में, तो उसमें बोला कि प्राइवेसी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमारे डेटा को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि BN श्री कृष्णा कमेटी जिन्होंने बोला डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आए, ठीक है, जिनके सजेशन पर ये ड्राफ्ट किया गया था, और कमेटी ने रिलीज किया था यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 विच वाज द फर्स्ट पब्लिक आर्टिकुलेशन ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही थी, तो BN श्री कृष्णा कमेटी के बाद में चीज़ें सही होने लगी थी। पर यहाँ पर जो लेखने मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द आधार एक्ट एंड द मेजर एम्फेसिस एंड व्हाट इट विल बी लिविड एट देयर इज अ नीड फॉर अ प्रॉपर लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म एंड डेटा प्रोटेक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि आप अपना आधार जो है वो कहीं पर भी ऐसे ही दे देते हैं, तो उससे भी हमारे डेटा को मतलब हनन हो सकता है, उस चीज़ों को जो है वो मिसयूज़ किया जा सकता है, हमारा अकाउंट तक खाली किया जा सकता है। तो अब ये जो आधार है उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठे कि नहीं हर जगह इसको देना मैंडेटरी है, तो हर जगह देना देखिए मैंडेटरी नहीं है। आप जिस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं आप उसको एटलीस्ट उसके ऊपर साइन करके लिख दें कि इसी पर्पज़ के लिए, जैसे आपको सिम कार्ड लेना है तो लिख दीजिए कि फॉर सिम ओनली, सिम कार्ड ओनली, ठीक है, तो वैसे आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आई, बोला इट इम्प्रेस्ड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रिजीम एंड थ्रू द enactment of law based on the recommendations of the श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट। तो मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पर नेसेसरी हो गई। तो 2019 के दिसंबर की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने पीडीपी बिल जो है वो लेकर के आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, 2019 में ये चीज़ें आई एंड लोकसभा ने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया। तो बोला कि कंसीडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिल एंड कंट्रोवर्सी, सब चीज़ों को साथ में रखते हुए कि जो भी यहाँ पर प्रोविजंस लेकर के आए, बिल को बोला गया उसको रेफर कर दिया गया जेपीसी को की रिकमेंडेशन के लिए, उसके लिए कमेटी को दे दिया गया। 2021 में ये जो है वो सजेस्ट करते हैं कि मल्टीपल अमेंडमेंट कीजिए आप अपने डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आपका है 2021 में, उसमें अमेंडमेंट करने को बोल दिया। और यहाँ पर क्या बोला, विच प्रिविलेज स्टेट एक्सेप्शनल ओवर इन इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड कंटिन्यूइंग द स्ट्रिक्टली रेगुलेट द कोऑपरेटिव एक्शन, कि आप यहाँ पर कोऑपरेटिव एक्शन लीजिए, ठीक। तो उसके ऊपर यहाँ पर बात निकल के आ गई थी। अब बोला कि फॉल्ट लाइन यहाँ पर क्या क्रिएट हुई, तो पीडीपी बिल जो 2019 का यहाँ पर आया था, तो जेपीसी ने यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी थी कि आप इसमें कुछ जो है वो चीज़ों को बदलिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो भी जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी में जो भी चीज़ें आई थी उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया बिल को कि पोटेंशियल जो भी टर्न आ रहा है इंडिया का, उस चीज़ को जो है वो देखा जाए। तो फर्स्ट बिल जो है वो एक्सपेंसिव एग्जेम्पशंस अलाउड द स्टेट टू एग्जाम द एंटायर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ एंड सिंपली जो भी एक्सपीडिएंट होते हैं उन सब चीज़ों को देखा जाए। तो पब्लिक ऑर्डर में सब चीज़ें जो है वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो मेन मुद्दा था कि हमें डेटा को सिक्योर करना है और उसको किस तरह से लेकर के जाएं। तो ऑन गोइंग कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो इसके ऊपर बड़े समय से चलती आ रही थी। तो बोले जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कौन, जयराम रमेश, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एजेंसी आर ट्रीटेड एज सेपरेट प्रिविलेजेस क्लासेस हुज ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज आर ऑलवेज पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक प्राइवेसी एंड कंसीडर्ड एज सेकेंडरी, उसको आप सेकेंडरी कंसीडर करते हैं, जबकि वो एक तरह से जो है वो लेकर के चलते हैं। प्रिविलेज क्लासेस की बात यहाँ पर की जा रही थी। फिर बोला सेकंड जो पीडीपी बिल है 2019 का, वहाँ पर उसके साथ में जो जेपीसी का जो वर्जन यहाँ पर निकल के आया वो इस्टेब्लिश करते थे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, जो भी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पर वो इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे, जिसके पास में पावर होगी और लिटिल इंडिपेंडेंस भी होगी और थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। थर्ड यहाँ पर बात की जा रही थी कि ये जो बिल था ये इम्पोज करता था स्ट्रॉन्ग डेटा लोकलाइजेशन को मैंडेट करता था, जिसमें रिक्वायर करता था ये कंपनीज को कि वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को या क्रिटिकल पर्सनल डेटा को जो जिसको डिफाइन नहीं किया गया इंडिया में, उसको यहाँ पर जो है वो स्टोर करें।
उन सब चीज़ों के बारे में ये हमें बताता था। बोला डिस्पाइट कंसर्न्स अराउंड सर्विलेंस एंड इंक्रीज्ड कोस्ट ऑफ कंप्लायंसेस expressed by civil society and the private sector, the government did not endorse cross border data transfer, कि उसको नहीं कर सकता है। बोला जेपीसी के रिकमेंडेशन के अनुसार जो सब्सिड्यूजिंग रेगुलेशन था पर्सनल डेटा का या नॉन पर्सनल डेटा का, वो यहाँ पर सिंगल लेजिस्लेशन के अंडर आता था। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को यहाँ पर जो है वो रखा गया, मतलब जो भी पुट्टा स्वामी मैंडेट में जो है वो चीज़ों को देखा गया था। आपका 2017 में आया था ना ये केस। तो बोला कि यहाँ पर जो डिजिटाइजेशन के इशू थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। रियल कंसर्न्स निकल के आ रहे थे कि जो भी इनैक्टमेंट हुआ है डेटा का, ये जो प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का, इंडिया में करंटली अगर आप देखें तो 750 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये नंबर फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, वो डिक्रीज तो होगा नहीं। बोला कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुश बनाती है डिजिटल इंडिया के ऊपर, पूरा बताती है उसको डिजिटाइज करना है सब चीज़ों को। और वैसे भी आपको पता है कोविड-19 जब से आया तो हेल्थ हो गया या राशन हो गया या बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, जो भी चीज़ें निकली सबको डिजिटाइज करने की बात कर दी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम इंटरलिंक बनाए डेटा के ऊपर, या फिर ये जो भी फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, आधार हो रहा है, या आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है 2022 के अकॉर्डिंग, उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाए। एट द सेम टाइम इंडिया में ये चीज़ भी चली है कि जो भी हाईएस्ट डेटा ब्रीचेस जो है वो वर्ल्ड में चल रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहे हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, देखिए रिपोर्ट्स के अनुसार है। तो बोला कि 18 of every 100 इंडियंस हैव बीन अफेक्टेड बाय डेटा ब्रीचेस सिंस 2004। एंड यहाँ पर कितना ज़्यादा डेटा, 962.7 मिलियन डेटा पॉइंट्स जो है लीक हो चुके हैं। जो भी प्राइमरीली पर्सनल डेटा पॉइंट्स हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो हम बिना एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ के कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वो सब चीज़ें बता रहे हैं। तो जो भी ये मिसकंडक्ट हो रहा है, ये जो भी ये रिट प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती रहती हैं या फंडामेंटल राइट्स का हनन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर लिमिटेड रेमेडीज़ जो है वो प्राइवेट एक्टर्स जो है वो उनकी करते हैं, बट फिर भी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर एक्ट चाहिए जिसके द्वारा हम चीज़ों को सही तरीके से लेकर के चल सकें। ठीक, तो उसके बारे में बात की रहा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन जो है वो एक रेमेडी हो सकता था इस लैक्यूना में, जो कि प्रोवाइड करवाता इंडिविजुअल को प्रॉपर ग्रीवेंसेस उनकी रिड्रेस हो पाती, या ऑप्शंस को देखा जा सकता, या वो सब चीज़ें आपकी चल पाती। तो इनएडिक्वेट एंड फ्लॉड और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। जैसा आपको पता है कि कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और वो सर्कल जैसे ऐसे से घूमता रहता है, यानी लोडिंग होती रहती है। तो जो डेटा ब्रीचर्स होते हैं ना, वो उसी लोडिंग का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करके साइबर क्राइम कर जाते हैं, हमारा अकाउंट खाली कर जाते हैं, और तो और जो है वो इनका प्रॉपर जो है वो पता भी नहीं चल पाता। तो वो सब चीज़ें हैं। अब बोला कि हमें एक फ्रेश लॉ के ऊपर अभी काम करना होगा, गवर्नमेंट को देखना होगा कि डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन जो भी लेकर के आए हैं उसमें क्या हमें आगे चीज़ें करनी होगी। जो भी पीडीपी बिल था वो उसमें मोस्ट प्राइवेसी रिस्पेक्टिव लॉ जो है वो उतना नहीं था, और ये सर्टेन डिजायरेबल लेवल पर प्रोटेक्शन देता था इंडिविजुअल्स को। तो हमें कुछ अच्छा और भी बढ़िया लेकर के आना होगा। ये सब बातें यहाँ पर की जा रही हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब बोल रहे हैं कि ऑन गार्डियनशिप द एडॉप्शन ऑफ माइनर्स। तो बेसिकली यहाँ पर किस तरह से अडॉप्ट किया जाएगा माइनर्स के ऊपर, ये सब चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बड़ा ही इसको ब्यूटीफुली समझाया गया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बोल के रहे हैं व्हाट आर द मल्टीपल लॉज ऑन एडॉप्शन ऑफ एंड कस्टडी ऑफ माइनर्स एंड व्हाट हैज़ द पैनल रिकमेंडेड विद रिस्पेक्ट टू LGBTQI कम्युनिटी। तो क्या सब चीज़ें वहाँ पर रिकमेंड की गई। अब देखिए होता क्या है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले की, पहले देखिए कि होता क्या आ रहा था बिफोर द लीगलाइजेशन ऑफ दिस सेक्शन 377। 377 को ना प्रॉपरली पूरा लीगलाइज नहीं किया गया, कुछ सेक्शन के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? तो होमोसेक्सुअलिटी की बात की गई। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? मीन्स मेन और मेन के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप का होना, उसको यहाँ पर लीगल कर दिया गया। बट बिफोर इट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था कि इसको इलीगल करार किया गया था। तो ये इंडिया में पहले इलीगल हुआ करता था, बट अभी क्योंकि इसे लीगल बना दिया गया है तो उसके बाद में हमें जो एडॉप्शन का जो रूल है उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट रखी 8 अगस्त को। तो यहाँ पर बोला गया
कि रिव्यू करने की ज़रूरत है जो भी गार्डियनशिप एंड एडॉप्शन लॉ है उनको। इस रिपोर्ट में ये चीज़ बोली गई कि यहाँ पर अर्जेंट नीड है इसकी, ठीक, एंड कि हम उसे अमेंड करें HMGA को एंड अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द बोथ मदर एंड फादर एंड न्यूट्रल गार्डियंस। अब नेचुरल गार्डियंस जो भी चीज़ें होती है उन सबको हमें इक्वल देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले अडॉप्शन में क्या होता था, फादर को जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती थी और मदर को उतना ज़्यादा नहीं। देखिए फादर और मदर दोनों का ही जो है वो एक जॉइंट डिसीजन है कि एक बच्चे को जो है वो दुनिया में लाना है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो मदर का ज़्यादा रोल होता है, बट फिर भी क्या है, फादर को ज़्यादा यहाँ पर जब गार्डियनशिप के मामले में बात की जाती है तो उसको ज़्यादा यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है मदर और फादर के लिए भी, और ना ही जो नेचुरल गार्डियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर उसके बारे में बोला कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट निकल के आएगी था हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 99, उसमें चैलेंज किया गया HMGA को, और ये बोला कि वायलेटिंग द गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस अंडर आर्टिकल 14, जो कि बोला गया कि नहीं हम क्या जेंडर बाइज्ड नहीं होंगे, हम सभी जेंडर्स को इक्वल देखेंगे, ये तो उसका हनन है भाई। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस केस में निकल के आई। बोला एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 जो कि क्या करता था, LGBTQI को जिन्होंने लीगल करार कर दिया तो नीदर बैन्स फॉर अलाउज फॉर देम टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, कि यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें नहीं बताई गई। तो बोला कि स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी को समझते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर। पार्लियामेंट्री पैनल ने यहाँ पर रिकमेंड किया कि हमें इक्वल राइट्स देने हैं मदर एज गार्डियन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। एक चीज़ समझिए, ये हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट में आपका जो भी चीज़ें हैं वो हिंदू से रिलेटेड सब चीज़ें इसमें रहती हैं। ये पर्सनल आपके जो लॉज हैं उनमें रहता है, जो हिंदूज़ के लिए अलग मुस्लिम्स के लिए अलग रहता है, पर जो सिख वगैरह है उनको हमने इसी में ही ऐड कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट है सबऑर्डिनेट्स एंड देयर हस्बैंड वगैरह वो सब चीज़ों को जॉइंट कस्टडी में लेना और वो सब साथ में देखा जाए। बोला व्हाट आर रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल और गार्डियनशिप ऑफ चाइल्ड कस्टडी, क्या क्या यहाँ पर रिकमेंडेशंस है। जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड है या पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ वगैरह को देखता है, उसमें क्या बोला गया कि 8 अगस्त 2022 में जो ये रिपोर्ट आई उसमें बोला गया कि ये आर्टिकल 14 एंड 15 का कहीं ना कहीं हनन होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन है इनके खिलाफ। तो ये सब चीज़ों को हमें दोबारा से देखना होगा कि हम गार्डियनशिप में भी सब चीज़ों को इक्वल रखें, ऐसा नहीं कि फादर को ज़्यादा दे रहे हैं तो वो एक जेंडर बाइज्ड हो गया, ठीक। तो बोल रहे कि इन केस ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो चाइल्ड है वो किसके पास में रहेगा, ठीक। तो पेरेंट एंड मदर टेंड टू गेट प्रेफरेंस, कि उन्हीं को जो है वो वेयर मदर्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। एंड इट सेज कोर्ट शुड बी एम्पावर्ड द ग्रांट जॉइंट कस्टडी ऑफ द पेरेंट्स सच एज डिसीजन अ कंडक्टिव एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, की बच्चे के हित में क्या है उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को किया जाए। तो ये चीज़ें बोली गई। अब बोला क्या जा रहा है कि वन पेरेंट के पास में जो पूरा कस्टडी का देना और वो सब चीज़ों को, मतलब कि दूसरे के राइट का हनन नहीं हो, वो सब चीज़ों को हमें देखना होगा। तो जो भी एडॉप्शन ये कमेटी थी उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि हमें एक नया लेजिस्लेशन निकाल के लाना होगा जो भी हार्मोनाइज करता होगा किसके साथ में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 के साथ में करता होगा, एंड हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के साथ में भी जो 1956 का है। तो बोल रहा है एट दैट सच अ लॉ शुड कवर LGBTQI कम्युनिटी एज वेल, वहाँ पर इन सब चीज़ों को भी हमें कवर करके चलना होगा क्योंकि हमने खुद इनको लीगलाइज किया है। तो जब ये होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया है कि एक होमोसेक्सुअल पर्सन जो है वो आपस में रह सकते हैं, तो फिर उनको जो है वो बच्चा अडॉप्ट करने का फ्रीडम भी दिया जाए। तो बोले व्हाट डज द लॉ से ऑन द गार्डियनशिप एंड हाउ डू द कोर्ट ग्रांट चाइल्ड कस्टडी, किस तरह से वो कस्टडी यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर लॉ ये बोलता है कि अगर फादर को गार्डियनशिप मिलती है एक माइनर की, तो अंडर द रिलीजियस लॉ ऑफ हिंदूज और एक्ट ऑफ हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट ऑफ 1956, नेचुरल गार्डियन ऑफ द हिंदू माइनर रिस्पेक्ट एंड माइनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज द फादर, कि वो फादर होगा। एंड आफ्टर हिम द मदर, तो मदर को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिली जितनी फादर को मिल गई। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को बोला गया और बोला कि ये जो 5 years तक जो है बच्चा ऑर्डिनरी जो है वो, क्योंकि 5 साल से अगर छोटा है तो माँ के साथ ही रहेगा, ठीक है, बट अगर उससे बड़ा है तो उसका डिसीजन जो है वो सेपरेटली लिया जाएगा।
अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत में लिखा गया है, एप्लीकेशन ऑफ 1937 सेज कि शरीयत में जो रिलीजियस लॉ है विल अप्लाई इन केस ऑफ गार्डियनशिप अकॉर्डिंग टू विच द फादर इज द नेचुरल गार्डियन। यहाँ पर भी फादर को ही नेचुरल गार्डियन बोला गया, बट कस्टडी मदर को दी जाएगी अंटिल द सन रीचेज द एज ऑफ 7। तो 7 साल तक वो जो है माँ के पास ही रहेगा, ठीक है। और जब डॉटर जो है वो व्हेन शी रीचेस टू द प्यूबर्टी, तो द फादर्स राइट ऑफ जर्नल सुपरविजन कैन नॉट कंट्रोल एग्जिस्ट, तो वो चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हिजानत मुस्लिम लॉ में जो आपका होता है, उसमें बोला कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज अवर वेल्थ, कि सबसे ऊपर यही है, ठीक। तो बोले कि रीजन वाई मुस्लिम गिव्स द प्रेफरेंस टू द मदर ओवर द फादर इज द मैटर ऑफ कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन इन द टेंडर ईयर्स, कि उसको देखने के लिए वो सब चीज़ों को देखा जाता है। पर यहाँ पर जो गीता हरिनाथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस जो निकल के आया है 1991 में वो आर्टिकल 14 का हनन बताता है इसको। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया कि कोर्ट ने ये बोला कि टर्म आफ्टर शुड नॉट बी टेकन द मीन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, कि उसका मतलब ये नहीं कि फादर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मदर गार्डियन बनेगी, ऐसा नहीं होगा। उसका मतलब होगा इन द एब्सेंस ऑफ फादर, कि अगर फादर नहीं है तो मदर जो है वो उसकी गार्डियन बन सकती है। ये जजमेंट जो है वो फेल कर देती है जो भी बूथ उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करने में, इक्वल जो है वो देखने में। तो बोला कि जो सबॉर्डिनेट करना मदर के रोल को, कि फादर एब्सेंस है तभी वो गार्डियन है, इस जजमेंट के द्वारा जो बताया गया, ये फिर भी जो है वो यहाँ पर चीज़ों को सही तरीके से नहीं लेके आई। और बोला कि यहाँ पर पैनल ने क्या प्रपोज किया कि गार्डियनशिप हैज़ मेड बाय लॉ कमीशन इन इंडिया इन इट्स 257th report and reforms in guardianship and custody laws in India in May 2015, as well as one third report in the August 1989 has removal of discrimination, कि पूरा ये जो वुमेन के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलेटेड टू गार्डियनशिप एंड कस्टडी ऑफ द माइनर चाइल्ड, वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोले कि यहाँ पर मैरिटल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं, तो जो भी इसके डिस्प्यूट्स आते हैं उनके बारे में क्या निकल के आता है। तो मैरिटल डिस्प्यूट्स जब आते हैं जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट में, यहाँ पर रूल्स बोला गया कि ग्रांट जॉइंट कस्टडी जो है या फिर शेयर्ड पेरेंटिंग की बात की जाती है। बट सीनियर लॉयर जो अनिल मल्होत्रा ने यहाँ पर क्या बोला है, इसको बोला है पैच वर्क, ठीक, किसको ये पैच वर्क का दर्जा देते हैं और यहाँ पर नीड है कि हम इस लॉ को अमेंड करें, ठीक। और बोल रहे कि कैन क्वेयर एंड ट्रांसजेंडर पीपल कैन अडॉप्ट द चिल्ड्रन इन इंडिया। देखिए होता क्या है कि अगर कोई मेल है तो वो किसी फीमेल लड़की को या किसी गर्ल चाइल्ड को जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर जो फीमेल है वो चाहे तो वो दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, ये तो है। बट यहाँ पर ट्रांसजेंडर का कुछ है, उनके बारे में क्या बोला गया, तो बोला कि 2017 में आपको बताया LGBTQI को जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया था, लीगलाइज कर दिया। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका भी पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ पर ये बोलने की बात आई कि मेंटली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल पर्सन को या फाइनेंशियली कैपेबल पर्सन को यहाँ पर शुड नॉट हैव एनी लाइफ टाइम थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, जिसको नहीं है भाई कोई आपको ऐसी बीमारी नहीं है, तो सिंगल मैन कैन ओनली अडॉप्ट अ बॉय, और एक वुमेन जो है वो अडॉप्ट कर सकती है किसी भी जेंडर के बच्चे को, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आई। बोला कि द हामा विच अप्लाइज द हिंदू, सिख एंड जैन्स, बुद्धिस्ट, जो सबके लिए होता है, क्योंकि देखिए जब हिंदूज की बात की गई तो इनको जो है वो सबको एक में रख दिया गया था, हामा एक्ट में रख दिया गया था। तो इसमें बोला कि मैन एंड वुमेन जो अडॉप्ट करते हैं, अगर वो क्या करते हैं, साउंड माइंड के हैं एंड आर नॉट माइनर्स, अगर वो माइनर नहीं है और साउंड माइंड के हैं तब वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बोले एक्टिविस्ट ये बोलते हैं कि LGBTQI पीपल जो है जो अडॉप्शन सीख करने जाते हैं उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, क्योंकि स्टिग्मा लगा हुआ है, भाई नहीं देता, कोई अडॉप्ट नहीं करने देते उनको। तो लॉ जो है वो उसको अमेंड करना चाहिए और इन तक भी चीज़ों को पहुँचाना चाहिए। जिन्होंने गे सेक्स को लीगलाइज कर दिया 2018 में, उनको इन चीज़ों को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब आपका इस पूरे आर्टिकल में था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लेट्स मूव फर्दर। तो अगला हमारा आर्टिकल है शेयर्ड हिस्ट्री, मीन्स यहाँ पर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो हैप्पीली एवर आफ्टर बिटवीन इंग्लैंड एंड इट्स फॉर्मर कॉलोनीज़ की वो जो चीज़ें यहाँ पर हैं, तो कॉमनवेल्थ उसको बोला गया, ठीक। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपकी होती हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जो भी कॉम्पिटिटिव यार्डस्टिक है इनके बीच में। एंड ऑब्वियस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, ठीक है, इनको कंसिडर करती हैं नॉच बिलो ओलंपिक गेम्स, बट फिर भी
कुछ तो इसकी वैल्यू है। बोला येट द CWG, अभी मैं कॉमनवेल्थ गेम्स को CWG बोलूँगी, तो आपने इसको समझ जाना है, हैज़ सर्टेन वैल्यू इन मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेटर एंड इवेंट एंड पिट्स एंड डिस्पेट ग्रुप्स की, उसकी फिर भी बड़ी ज़्यादा जो है वो अभी भी वैल्यू है। देखिए वैल्यू तो रहेगी ही, ठीक। तो बोले कि एथलीट्स को जो है वो एक तरह से ग्लोरी देता है, इंस्पायर करता है, वो सब चीज़ों को आप देख ही सकते हैं। बोला कि लेटेस्ट एडिशन में आपको देखने को मिल रहा है जो भी बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है। तो इंडिया विद द मेडल हॉल 61 एंड इंक्लूसिव 22 गोल्ड्स हमने जीते एंड वॉज प्लेस 4th वाइल ऑस्ट्रेलिया एंड होस्ट इंग्लैंड एंड कैनेडा वो लीड कर रहे थे और इंडिया 4th पोजीशन पर हमें देखने को मिला। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो हमने यहाँ पर गेम्स में परफॉर्म किया और वो सब चीज़ें निकल के, और इंडिया के लिए बड़ी ही एक तरह से ये एक गर्व की बात है। बोले कि सारनाथ कमल्स टेबल टेनिस एक्सप्लॉइट्स व्हेन एट 40 प्रूव द स्पोर्ट्स पर्सन एंड फ्लाइट द डिमनिंग ऑफ द वेट लिफ्टर संकेत एंड सिल्वर जो है उनको मिला है 55 kg सेगमेंट में। तो वो सब चीज़ों को की बात कर रहे हैं। अगर 4 साल पहले की बात करें तो संकेत पहले पान बेचा करते थे, संकेत, ठीक है, और ये इनकी बहुत ही छोटी शॉप हुआ करती थी महाराष्ट्र में। तो इस मोमेंट को हमें जो है वो चेरिश करना चाहिए। अभी जो है वो ये मेडल लेकर के आ रहे हैं। तो सिमिलर पर्सनल हिस्ट्री जो आपकी अंचिता शेली हैं, उनकी भी कुछ ऐसी हिस्ट्री है जिन्होंने गोल्ड जीता 73 kg डिवीज़न में जो है वो। अंचिता और उनके भाई जो है या उनकी जो मदर है वो एम्ब्रॉयडरी किया करते थे, ठीक। तो उनको एक मौका मिल रहा है आगे निखर के आने का, ठीक है। तो ये उनकी कहीं ना कहीं सिचुएशन को सही करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बोले कि फ्रेश एथलीट्स कॉट द आई विद द ट्रिम्फ विद ओवर द सर्कमस्टांसेस। PV सिंधु हु विल बी काउंटेड इन द अमंग इंडियाज ग्रेटेस्ट एवर एथलीट, उसी में ये काउंट होंगी। won gold in the badminton women's single with her counterpart Lakshya Sen and did एन एनकोर। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिली, ठीक है। तो फ्रेश टेरिटरीज़ में जो है वो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली, जो अफ्रीकाज में या अविनाश है उन्होंने सिल्वर जीता। तो ऐसे मतलब इनको जो है वो चेरिश करने के लिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। नीरज चोपड़ा हो गई, तो ये इनको जो है वो पाकिस्तान के जो शाह नदीम है उन्होंने भी इनको जो है वो प्रेज़ किया। हु वन गोल्ड इन द मेंस जैवलिन में इन्होंने जो है वो जीता था। यानी कि इंडिया की अब बढ़ती हुई अच्छी उभरती हुई इमेज के बारे में यहाँ पर राइटर ने पूरा बताया है इस आर्टिकल में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, बांग्लादेश रिवर वाटर डील लाइकली। मीन्स यहाँ पर देखिए कि क्या बात की जा रही है। 1982 में यहाँ पर जो है वो हमारे इनके साथ में वाटर ट्रीटीज़ जो है वो हुई थी। देखिए कल भी मैं नाम के साथ में एक बांग्लादेश का किसके साथ कैसे रिलेशन हमारे चल रहे हैं, व्हाट कैन ईस्ट वेस्ट जो है वो ईस्ट से लर्न कर सकता है, वो सब चीज़ें आपकी चली थी। तो वहाँ पर भी हमने बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अच्छे रिलेशन की बात की थी। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ में जो भी हमारी जो ट्रीटी है, जो वाटर डील है, रिवर वाटर डील है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो ये है, अभी यहाँ पर हम जो है वो एक मेजर रिवर को लिंक करने की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो प्लानिंग है, एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक। तो मेजर एग्रीमेंट के अंडर जो है वो डिस्कशन चल रहा है। तो डेटा पूरा रिवर वाटर के साथ में या फ्लड का जो है उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेनली देखिए कि क्या होता है, आपका जो है वो इंडिया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये है भारत। तो भारत जो है यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बांग्लादेश आपका आ जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक, यहाँ से गंगा नदी आती है और यहाँ से तीस्ता नदी आती है। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था। सो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं नदियों की, ठीक, तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ पर असम में बाढ़ लेकर के आती है, तीस्ता नदी और इसमें मिल जाती है, और फिर आगे हम इसकी धारा को क्या बोलते हैं, जमुना। आगे हम इसको जमुना बुलाते हैं। यहाँ से गंगा आती है और गंगा और इसकी संयुक्त धारा को हम पद्मा बोलते हैं। फिर यहाँ से बराक नदी मिलती है और इनकी संयुक्त धारा को हम मेघना बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। तो कई बार पेपर में ये भी आ जाता है, तो आपने इनको भी चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, ये जो है वो कई सारे इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सारी जगहों पर बाढ़ जो है वो बाढ़ जैसी सिचुएशन कई बार बन जाती है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारी ये जो जॉइंट कमीशन जो है वो जॉइंट रिवर कमीशन बैठा है वो पूरा देखेगा उसको और सब चीज़ों को उन्होंने देखा। तो शेख हसीना जो है सितंबर 6 to 7 में इंडिया में विजिट किया और वो सब चीज़ों को उन्होंने देखा था पहले भी। तो बोला कि या फिर देखेंगे अभी
सितंबर में दोबारा से मीट होगी। तो रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेरी द हिंदू लर्न दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि एग्रीमेंट जो भी है यहाँ पर कुशियारा दैट फ्लोज फ्रॉम द असम इन टू बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ सच एग्रीमेंट, और उसी में ये सब चीज़ों को देखा जाएगा। बात करते हैं तीस्ता वाटर एग्रीमेंट की, तो बोले कि जो अवामी लीग है, जो यहाँ की पार्टी है, तो उसमें बोला कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो बोल रहे कि ये आपको पता है कि पहले इसको डिनाई कर दिया गया था बंगाल की वजह से, फिर उसके बाद में दोबारा से जो है वो इसको किया जा रहा है अभी। तो बांग्लादेश के साथ पास में एक पैकेज है कि हम रिवर वाटर्स का या वाटर को शेयर करें और वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर सही से सही मायने में लेकर के आ सकें। तो दिल्ली एंड कोलकाता के बीच में ये सब चीज़ें आपकी चल रही हैं तीसरा वाटर के बारे में। बोले कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी हैं वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक एंड मेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस इशू के ऊपर उन्होंने बात किया और वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर कन्वीन किया गया कि JRC जो है वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो बांग्लादेश एज द मिनिस्ट्रियल लेवल पर चल रही है इस मीटिंग के द्वारा जो है वो इसको करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे MCQs की, जो कल मैंने आपसे पूछे थे, तो आज इनके आंसर जो है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। बोला कि हु चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, तो कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको चेयर करते हैं। नेक्स्ट सवाल था कि विच स्टेट अपॉइंटेड डेलोटाइट इंडिया एज द कंसल्टेंट, तो इसका सही आंसर जो है वो है यूपी। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। लेक्चर की PDF के लिए आपको जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश अपवर्ड स्टडी करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। बाकी जो भी सवाल पूछते हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे इससे जो है वो एक मोटिवेशन बना रहता है।